मैक्सिमम पार्ट ऑर्गेनिक का कवर हो जाता है और इजी बन जाती है एनसीईआरटी पढ़ना। हेलो Hi. फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एस सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट एट एम्स नागपुर। इन दिस वीडियो वी विल टेल अबाउट हाउ टू रीड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी। मुझे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताइए। तो पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी कैसे कैसे पढ़नी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाउट होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़े, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और पढ़ने के बाद में भी उनके न्यूमेरिकल्स सही नहीं होते हैं। तो आज का वीडियो पूरा देखना। हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब बताएंगे। और इस वीडियो में हम कई इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। So initially, I explain about reactions. What is reaction? Reaction होती है एक सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट प्लस कैटलिस्ट, देन दे फॉर्म प्रोडक्ट प्लस बाय प्रोडक्ट। रिएक्शन 3 टाइप्स की हैं: एडिशन, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन जो रिएक्शन है उसमें अपन पढ़ेंगे EAR, NAR, FAR। और जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें E1, E2, E1, CB ये सब पढ़ेंगे। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें NSR, ESR और FSR पढ़ेंगे। NSR जो है उसमें SN1 एंड SN2 पढ़ेंगे। हमने ना एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी के जो पैराग्राफ है उनके अंदर से भी पॉइंट्स निकाले हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो हाइड्रोकार्बन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर जो पहला पैराग्राफ है, इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखा है, तो वो भी आपको स्किप नहीं करना। उसके अंदर से हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, तो आपको वो एनसीईआरटी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपको देखना है कि जैसे आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं और हमने जो जो चीज़ें नोट की है वो क्या सेम है, तो आपको ये चीज़ देखनी है। आप एनसीईआरटी खोल के रखिए या फिर इन पॉइंट्स को आप नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है, और इसके एग्जांपल है जैसे CH4 मेथेन है। एंड हाइड्रोकार्बन में ना जैसे LPG और CNG भी आते हैं। LPG मीन्स लिक्विड पेट्रोलियम गैस और CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो LPG होती है उसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब प्रभाजी आसवन। इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो है। तो फ्रैक्शनल जो LPG होती है इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब प्रभाजी आसवन से पेट्रोल और डीजल और केरोसिन हम प्राप्त करते हैं। और जो LPG होता है उससे ना जो पोल्यूशन होता है वो कम होता है, इसलिए हम इसको फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। और केरोसिन को भी हम फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, परंतु इससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। और जो हाइड्रोकार्बन से पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेन और पॉलीस्टाइरीन भी बनाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे इथीन है, इथीन भी हाइड्रोकार्बन है। पॉलीथीन मतलब पॉलीमर है, तो इनसे पॉलीमर्स भी बनाए जा सकते हैं। और जो कोल गैस होती है वो कोल गैस कैसे बनती है, कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब भंजक आसवन से कोल गैस मिलती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमने जो पहला वाला जो पैराग्राफ है वहाँ से निकाली है। तो आप देखिए कि हमने किस तरीके से ये चीज़ें निकाली और किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको स्किप नहीं करना है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में हाइड्रोकार्बन क्लासिफिकेशन में एल्केन, जैसे एल्केन का हमें फॉर्मूला देखना है, CnH2n+2 होता है वो देखना है। और इसको प्राप्त कहाँ से करते हैं वो वाला देखना है एल्केन। और फिर हमें उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो देखनी है और फिर केमिकल रिएक्शंस पे आ जाना है। जो एल्केन का जो सामान्य सूत्र मतलब फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है। और इसके अंदर जो CH4 है उसका ये इस एल्केन का फर्स्ट मेंबर है। और ये याद रखना है, ये एनसीईआरटी में दी हुई जो एल्केन होती है वो गैस होती है, जो दलदल मतलब जो दलदली जो फील्ड होते हैं उसके अंदर पाई जाती है। और कोयले की जो खदानें होती हैं इनमें भी पाई जाती है। एंड जो इनके IUPAC नेम और आइसोमर्स पढ़ने हैं। और जो एल्केन होते हैं उनको पैराफिन बोलते हैं। पैराफिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इनके अंदर ये रिएक्टिव नहीं होते एल्केन से और रिएजेंट्स वगैरह से ना नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं देते हैं। इनके लिए जैसे टेम्परेचर वगैरह और कैटलिस्ट वगैरह इनकी ज़रूरत होती है। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, तो इनको पैराफिन से बोलते हैं। तीसरी रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा कि Zn+HCl कैटलिस्ट यूज होगा, तो उसमें ZnCl2 बाहर निकल जाएगा और H जाके एल्कीन पे जुड़ जाएगा, तो एल्केन बन जाएगा। मतलब एक टाइप से
जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है सोडा लाइम वाली रिएक्शन, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इसमें एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे CH3COO है, उसमें ये कोई कैटलिस्ट सोल्ट होगा, है एसिड का। कोई एसिड का सोल्ट है, उसमें कैटलिस्ट होगा NaOH प्लस CaO। तो ये क्या करेंगे कि CO2 को बाहर निकाल देंगे, तो बचेगा अपने पास CH4। नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करना है कि एसिड के 2 सोल्ट लेने हैं, जैसे CH3COO Na अपने पास, तो उसके दो मोलिक्यूल्स लेने हैं। तो वो क्या करेगा कि आपस में जो CH3 है ना वो जुड़ जाएंगे। ये भी फ्री रेडिकल जैसा ही होगा, CO2 और CO2 वाला पोर्शन बाहर निकल जाएगा, तो इसमें बनेगा CH3 मतलब RR बनाना है आपको। इसके अंदर इवन नंबर ही बनता है, ओड नंबर नहीं बनता है। बाई प्रोडक्ट के रूप में इसमें बनते हैं NaOH, H2 और CO2। तो जो H2 है ना वो तो जाएगी कैथोड पे, और जो एल्केन है ना वो एनोड पे बनती है। इसमें मेथेन का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है, तो ये NCERT में लिखा है। देखो इसके अंदर हम देखो 2 वो लेते हैं, एसिड के सोल्ट लेते हैं 2, और इसके अंदर हम दोनों ही सेम लेते हैं। ऐसे नहीं कि एक HCOONA ले रहे हैं और दूसरा CH3COONA ले रहे हैं, ताकि CH3 के साथ H जुड़ जाए और मेथेन बन जाए। ऐसा नहीं होता, दोनों सेम लेते हैं, दोनों CH3COONA ही लेंगे। ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा कि R डॉट बनते हैं, तो बाद में वो जाके जुड़ते हैं, तो H वाला पोर्शन नहीं है इसमें। अंदर जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है वो आपको कार्बोकेटाइन का ऑर्डर जो है ना वही देना है। और इसके अंदर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़नी है, जैसे टेम्परेचर वगैरह, ये एग्जैक्ट नहीं याद करने, पर थोड़े थोड़े आपको इसे देख लेना है कि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो। और केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है जिसके अंदर रिएक्शंस हैं कि क्या क्या रिएक्शन शो करते हैं। तो जो एल्केन होते हैं उनकी मेन रिएक्शन FSR रिएक्शन होती है। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले इनिशिएशन, फिर उसके बाद में एक्सटेंशन ऑफ द चेन, उसके बाद में होगा एक्सटेंशन ऑफ द चेन मतलब टर्मिनेशन एंड टर्मिनेशन। और इनका जो ऑर्डर होता है, ये इनका ऑर्डर ऐसे होता है कि जो हाइड्रोजन का ऑर्डर होता है वो F2 देन पहले F2 होता है, देन Cl2 Br2 एंड I2। F2 होता है वो आसानी से रिएक्ट कर सकता है, ये डार्क में भी रिएक्शन दे सकता है। तो इसकी जो रिएक्शन होती है जो हाईली रिएक्टिव होता है, ये हाईली एक्सप्लोजिव होता है। तो ये जो रिएक्शन होती है वो लेस सिलेक्टिव मोर रिएक्टिव होती है। मीन्स जो आसानी से रिएक्ट करता है ये, और लेस सिलेक्टिव होती है, आसानी से उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो Cl2 और Br2 वाली रिएक्शन होती है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, और ये जो F2 के कंपैरिजन में मोर सिलेक्टिव और लेस रिएक्टिव होती है। और जो I2 वाली रिएक्शन होती है, जो I2 है ना ये इजीली रिएक्ट नहीं करता, इसके लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, जैसे HiO3 HNO3 वगैरह इनकी ज़रूरत होती है। और इनके अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है कार्बोकेटाइन, और इसके अंदर स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखी जाती है, जैसे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस में आते हैं, तो सबसे पहले है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन फिर से 3 टाइप से करेंगे, पार्शियल, कंप्लीट और कंट्रोल्ड कर सकते हैं। पार्शियल में क्या होगा कि CO प्लस H2 बन सकता है, मतलब कंप्लीट दहन नहीं होगा उसका। और जो कंप्लीट जो ऑक्सीडेशन है उसमें क्या होगा कि CO2 प्लस H2 जो एल्केन है वो कंप्लीट टूट जाएगा उसमें। और जो कंट्रोल्ड रिएक्शन है, मतलब जो हमें करवानी है, जो हम चाहते हैं रिएक्शंस, तो ये 3 रिएजेंट्स होंगे, इसमें 3 कैटलिस्ट कर लीजिए, NCERT में दे रखा हूँ। तो फर्स्ट जो है ना वो कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री सेंटीग्रेड कैटलिस्ट होगा, तो एल्कोहल बनेगा, ठीक है। सेकेंड जो होगा MO2O3, इसको हीट करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। फिर जो थर्ड वाली रिएक्शन है उसमें है CH3COO की होल ट्वाइस MN, तो हीट करेंगे तो हमें एसिड प्राप्त होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या होगा कि वो जो कैटलिस्ट है ना, जो मतलब एल्केन है, तो उसके ऊपर कैटलिस्ट लेंगे निर्जल AlCl3 प्लस HCl। निर्जल का मतलब होता है डिहाइड्रेटेड, ठीक है, तो आइसोमर फॉर्म हो जाएंगे। और थर्ड जो रिएक्शन वो है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मतलब है कि जैसे 6 कार्बन वाली अपन ने कोई चेन ले ली एल्केन की, तो अगर कैटलिस्ट डाल दिया अपन ने MO2O3 V2O5 और Cr2O3 और टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो हमें बेंजीन प्राप्त होगा। जो एल्काइन से बेंजीन बनाते हैं और जो एल्केन से बेंजीन बनाते हैं दोनों में डिफरेंस है, तो ये आपको देखना है सब बेंजीन बनाने में क्या क्या डिफरेंस है दोनों से। और नेक्स्ट रिएक्शन है सिन रिएक्शन। सिन रिएक्शन मतलब सिन गैस तो आपको पता है, CO और H2। और जो सिन रिएक्शन होती है ये प्योर हाइड्रोजन बनाने के काम में आती है। तो इसके अंदर क्या होगा, जब हम CH4 की रिएक्शन है वो स्टीम और निकल के प्रोजेक्शन में करवाएंगे, तो इसके अंदर बनेगा सिन गैस बनेगी CO प्लस H2।
और जो अगली रिएक्शन है वो है पाइरोलाइसिस एंड क्रैकिंग। इसके अंदर जो बड़ी एल्केन है जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है उसको हम छोटी छोटी एल्केन्स में ब्रेक कर सकते हैं। के अंदर जो एल्केन्स हैं इनका कन्फर्मर्स वगैरह और स्टेबिलिटी ऑर्डर दे रखा है, तो वो देख लेना थोड़ा थोड़ा। अब हम एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। एल्कीन जो रिएक्शन शो करते हैं उसको बोलते हैं AAR रिएक्शन। इससे पहले आपको एल्कीन और एल्काइन में एक क्वेश्चन जो आता ही है, सिग्मा व पाई बंद का ये इम्पोर्टेंट कितने है। हैं। कोई मतलब एक स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, उसमें पूछेगा सिग्मा बंद कितने हैं, पाई बंद कितने हैं, तो वो वाले याद करने हैं। इसके अलावा हमें इसमें GI और OI के क्वेश्चंस भी मिलते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछ लेगा, कितने नंबर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेंगे, कितने नंबर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन फर्स्ट अपन फॉर्म करते हैं एल्काइन से। तो एल्काइन से अपन फॉर्मेशन करेंगे तो एक तो प्रेजेंस होगी लिंडलार कैटलिस्ट, जिसको PD और कोल कार्बन की प्रेजेंस में करते हैं। तो इसमें हमें मिलता है सिस एल्कीन मिलती है। बाकी सोडियम और लिक्विड अमोनिया अगर लेंगे तो हमें ट्रांस एल्कीन मिलेगी। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। जैसे इधर लिख देगा कैटलिस्ट और इधर लिख देगा उसका नाम कि ये कौन सा है। जैसे अभी मैंने बोला PD कार्बन वो लिंडलार कैटलिस्ट है, वैसे ही ऐसे और कोई कैटलिस्ट लिख देगा और उसको मैचिंग वाले क्वेश्चंस पे बना देगा। नेक्स्ट एल्काइन से फॉर्मेशन के बाद अपन चलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। जैसे इसमें नाम से पता चल रहा है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का रिमूवल। तो हेलोजन का जो रिमूवल है वो तो करना है अल्फा कार्बन से, और जो हाइड्रोजन का रिमूवल है वो करना है बीटा कार्बन से। और ये रिएक्शन एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस से होती है। KOH मतलब सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों दे सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ अल्कोहलिक KOH के साथ अगर हीट प्रेजेंस है तो वो एलिमिनेशन से जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड इसके अंदर जो हेलोजन का ऑर्डर है वो I2Br2 एंड Cl2 है, और जो एल्काइल ग्रुप है उसका ऑर्डर है 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। नेक्स्ट फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा वाला है डीहेलोजिनेशन। जैसे नाम से पता चल रहा है हेलोजेंस का रिमूवल। तो इसमें क्या हुआ कि हमें एक कोई ऐसा एल्केन मिलेगा जिसके दोनों साइड में हेलोजेंस होंगे। तो उसमें क्या होगा कि अल्फा और बीटा दोनों से क्या होंगे, हेलोजेंस का रिमूवल होगा और बीच में एल्कीन, फिर लास्ट में प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन बन जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है एल्कोहल के एसिडिक डिहाइड्रेशन से। तो कोई अपन अल्कोहल ले लेंगे और एसिड जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4 हीट ले लेंगे तो हमें एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो देख लेना एक बार NCERT से लाइन टू लाइन, और वो याद कर लेना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाते हैं, जैसे पहली रिएक्शन है, और वो भी जैसे कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम निकल की प्रेजेंस पैलेडियम की प्रेजेंस में होगी। और अंदर सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है, जैसे निकल प्लेटिनम पैलेडियम है, इनके सरफेस पे हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन होता है, न कि एब्जॉर्प्शन। ये NCERT में लिखा हुआ है। पहले मैं केमिकल रिएक्शंस जो है ना उसके पूरे पॉइंट्स बता देती हूँ। जैसे एल्कीन और एल्काइन में कौन कौन से कॉमन रिएक्शंस हैं जो हमें पढ़नी है। तो पहली जो रिएक्शंस होती है वो हाइड्रोजनेशन, वो दोनों में कॉमन है। कॉमन मतलब आप डिफरेंस करके भी पढ़ सकते हो, हाइड्रोजनेशन। दूसरी है हेलोजिनेशन। तीसरी है HBr के साथ रिएक्शंस, फिर HBr पेरोक्साइड के साथ रिएक्शंस, फिर उसके बाद में कंसनट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन, फिर हाइड्रोलाइसिस उसका, फिर ऑक्सीडेशन, और फिर लास्ट में ओजोनोलाइसिस, और लास्ट में पॉलीमराइजेशन। तो ये सारी मतलब साथ में पढ़नी है। तो फर्स्ट मैं बताती हूँ हाइड्रोजिनेशन में क्या होगा कि हाइड्रोजन को जोड़ना है अपन को। तो जैसे अभी अमीशा ने बताया कि ये एडजॉर्ब मतलब अधिशोषित होने वाली रिएक्शंस है, और इसमें निकल PDPT मतलब विसमांगी उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। अब जैसे हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं कि ठीक है हाइड्रोजनेशन होगा और ये कैटलिस्ट होगा, पर एम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एडजॉर्प्शन होता है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एम्स के अंदर। तो ठीक है हमने पढ़ लिया पूरा, बस इस चीज़ पे हमने ध्यान नहीं दिया तो ये नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बहुत रहते हैं। सेकेंड रिएक्शन है हेलोजिनेशन। जैसे कोई भी Br2CCl4 है, Cl2CCl4 है, वो वाले रिएक्शंस। तो कोई एल्केन ले लेंगे, Br2CCl4 ले लेंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि EAR रिएक्शन है। EAR रिएक्शन मतलब
इसमें पहले अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो Br2CCl4 है तो इसमें Br+ जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो अटैक करेगा। और हम ये जो रिएक्शन होगी एंटी एडिशन रिएक्शन से होगी, मतलब अगर एक Br नीचे जुड़ रहा है तो दूसरा Br ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखो साहिदा ने जैसे बताया कि एंटी एडिशन, तो ये आपको पढ़ना है कि इसमें एंटी एडिशन हो रहा है। दूसरा, इसमें Br+ ही इलेक्ट्रोफाइल क्यों बन रहा है। ER रिएक्शन है, पहले ये इस रिएक्शन को करने से पहले आपको देखना है कि ये ER रिएक्शन है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब इसमें अंदर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं, तो ये आपको पहले बेसिक चीज़ें जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है। इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। नेक्स्ट रिएक्शन है HBr में 2 रूल्स हैं, मार्कोनिकोव वाला, एंटी मार्कोनिकोव। तो इसको ना इन रूल्स के अकॉर्डिंग सोल्व नहीं। इनका मतलब क्या है, इनको छोड़ दे के पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन आता है कि मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करो, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो, तो फिर वो हमें पढ़ना जरूरी भी है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही नहीं। अगर इसमें मान लो आपसे क्वेश्चन आ ही गया कि मार्कोनिकोव रूल है क्या, वो अगर पर्टिकुलर पूछ ले कि मार्कोनिकोव रूल है कि दोनों फॉलो होने के सिमेट्रिक लिए, होनी चाहिए। हाँ। और कम वाला, जिसके पास में कम हाइड्रोजन है ना, उसके पास में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जाके अटैच करना है। बस ये वाले इसके अंदर कम में करेगा, और जो एंटी मार्कोनिकोव है उसमें ज़्यादा वाले में करेगा। और बाकी तो इनको स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही सोल्व करना है। स्टेबिलिटी मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग करना है। इलेक्ट्रोफाइल पता होना चाहिए, जैसे HBr में इलेक्ट्रोफाइल Br+ है। तो फिर है ओजोन एनालिसिस में क्या होगा कि ओजोन, मतलब ये भी 2 तरह का है ना, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव मतलब अगर जिंक आ गया तो ओजोन के साथ वो रिडक्टिव हो ये जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो आप। ऑक्सीडेटिव क्या है कि मतलब अकेला अगर ओजोन ही है तो ऑक्सीडेटिव हो जाएगा। तो ऑक्सीडेटिव अगर है तो लास्ट में एसिड तक ले जाके ही मानेगा, और अगर रिडक्टिव है तो एल्डिहाइड तक ही छोड़ देगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पॉलीमराइजेशन जैसे कोई एल्कीन, जैसे अपन वो लेते हैं कोई एल्कीन है तो उससे PVC का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड्स का फॉर्मेशन, ये सभी पॉलीमराइजेशन, ये NCERT में दे रखा है, पॉइंट ये पढ़ लेना। पॉलीमर वाला चैप्टर है वो, उसको भी आप छोड़ के मत जाओ, उसको भी साथ में ही कर लो। जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है उसके साथ में ही उसको कर लो, इतना टाइम भी नहीं लगेगा और फटाफट से आपको हो भी जाएगा। क्योंकि आप हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हो और उससे जो थोड़ा एक्सटेंडेड ही है, तो वो उसके साथ ही कवर कर लो और ऐसे स्किप मत करके जाना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एल्काइन। जो एल्काइन है उसके अंदर NCERT में जो दे रखा है वो उसका फॉर्मेशन जो कैल्शियम कार्बाइड से है ना वो इम्पोर्टेंट है, और बाकी जो NCERT में दे रखे हैं वो आप थोड़े थोड़े देख लेना, पर वो कैल्शियम कार्बाइड से जो फॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट है। देन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी देख लेना है कि इसके अंदर जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख लेना है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ऐसा देखना है आपको। और इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपको देखनी है। केमिकल रिएक्शंस वही है जो अभी एल्कीन में बताइए ना, तो सबसे पहले हाइड्रोजनेशन वाली देखनी है, हाइड्रोजन वाला, फिर देखना है आपको हेलोजिनेशन, फिर देखना है HBr, और फिर HBr प्रोक्साइड वाला देखना है, फिर पॉलीमराइजेशन देखना है। इसका पॉलीमराइजेशन में जो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें एल्कीन मतलब इथाइन है, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, उसके ऊपर रेड गोट Fe2 और टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो वो वाला देखना। उसमें बेंजीन बनता है। हाँ, जो एल्केन से बेंजीन बनाते हैं और एल्केन से बेंजीन बनाते हैं, आप दोनों में बेंजीन बनने, दोनों को साथ में लिख लो, कंफ्यूजन नहीं हो आपको। और लास्ट में हाइड्रोलाइसिस तो H2O वाला करके जाना है, OH वाला जुड़ता है। अगर इसमें ना एक वो भी होता है कि 2 OH एक ही कार्बन पे आके जुड़ जाते हैं, तो वाटर को रिलीज करना पड़ता है। तो इसमें हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं तो फिर H2O निकलता है। तो बेंजीन वाला जो पोर्शन है, जो बेंजीन की रिएक्शन वगैरह है, बेंजीन का फॉर्मेशन है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। सो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, अगर बेनिफिशियल लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। एंड आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, और अपना ध्यान रखिए एंड पढ़ते रहिए।